हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे एक और बार एक फ्रेश और एक नया बैच शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोग वापस पढ़ा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को। अब मैं वापस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक और बैच हम लोग ने पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ था लास्ट ईयर, जो कि पढ़ा हुआ है हमारे मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे। तो जिन बच्चों को आगे की स्टडीज करनी है, आगे आगे चीजें पढ़ते रहने हैं, वो जाके JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर जो हमारा चैनल है, मेन चैनल है, उसके ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे सेक्शन, सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो यहां पे हम लोग ने एक नया बैच शुरू किया है जिसका नाम है वरदान बैच, और इस बैच में मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। सही है, बायोलॉजी का मैंने आप लोग को फर्स्ट लेसन ऑलरेडी पढ़ा के खत्म कर दिया है और हमारा सेकंड लेसन चलने लगा है, जिसमें सेकंड लेसन का भी ये लेक्चर नंबर 9 है। समझ रहे हो, 9 लेक्चर बन गए। थोड़ा सा लंबा लेसन है, बड़ा लेसन है, कोई बात नहीं। तो 9 लेक्चर वीडियोस बन गए हैं। तो इसके पहले के जो वीडियोस बनाए हैं मैंने, ठीक है, उसको देखना आपका काम है। ठीक है, आपकी ये ड्यूटी है कि इसके पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आप देखें, उसके बाद इसके ऊपर जंप करें, तो ताकि ये चीजें आपको थोड़ा ज्यादा तरीके से समझ में आएंगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर वीडियो को। सबसे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप लोग को नोट्स मिलने वाले, सबसे पहली बात। उसके बाद आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग उसको डाउनलोड कर लो, और एकदम 12-13 MB की एप्लीकेशन और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, तो जरूर से डाउनलोड करना। सही बात है। उसके बाद अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है, ठीक है, अगर आपको पढ़ते हुए कोई डाउट होता है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, या फिर अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे साथ और आपको मुझे बताना है कि सर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे आके। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे आप आइए, ठीक है, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? वहां पे भी मैं बहुत सारी अपडेट्स देते रहता हूं, तो जरूर से आके फॉलो कर लेना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग को देखना क्या है, ये तो ओवरव्यू था। इस ओवरव्यू में हम लोग ने गैमेटोजेनेसिस तक पढ़ रखा है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने लेक्चर नंबर 9 तक इस गैमेटोजेनेसिस तक लेक्चर नंबर 8 तक गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम लोग ने लास्ट में कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो जिनको नहीं आता है वो जाके लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देखेंगे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हम लोग ने कंप्लीट किया था, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट किया था। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है इस लेसन का, वो है, इस टॉपिक लेक्चर का वो है फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग को इस लेक्चर वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बारे में एकदम अच्छे से जानना है कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। सही है, कौन कौन सी चीजें होने वाली है उस प्रोसेस में, कैसे आपका जो स्पर्म है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, ओवम तक पहुंचेगा, और कैसे उसके अंदर पेनिट्रेट करके घुसेगा। सही है, फिर कैसे वहां पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ये सारी बातें आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। समझ में आई बात? तो लेक्चर को सबसे पहले, हाँ, एक और काम करो, वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो यार लाइक कर दो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। क्लियर है? तो चलो पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है सबको पता है। फर्टिलाइजेशन मैंने सबको बताया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है। दैट इज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सही है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज करने को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग ने मेल गैमेट बनाना सीखा था। मेल गैमेट क्या था? स्पर्म। सही है, और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। सही बात है। तो हम लोग ने यह सीखा हुआ है कि दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद यहां से ऐसा ओविडक्ट आया हुआ है, यहां से ओविडक्ट आया हुआ है। सही है, और इसके नीचे ओवरी रखे हुई है। अभी मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूं, यहाँ पे सर्विक्स है और यहाँ पे क्या है? वजाइना है। सही है, यहां तक हम लोग ने ये सब सीखा हुआ है ना। फिर हम लोग ने ओवैल्यूएशन पढ़ा था लास्ट वाले ही लेक्चर में, कि यहां से आपका जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। अब इसको कौन पकड़ लेगा? ये जो फिमरे हैं वो पकड़ लेगा। फिमरे ना ऐसे ऊपर ऊपर हाथ फेरते रहते, ऐसे घूमते रहते कि यार तू बस निकल बाहर, मैं तेरे को पकड़ लूंगा। तो इसको कौन तुरंत पकड़ लेगा? ये जो ओवम है इसको कौन पकड़ लेगा? ये फिमरे पकड़ लेगा। अब जो ओवम है ये नॉन मोटाइल है। आपका जो ओवम है, जो फीमेल गैमेट है, इट इज द नॉन मोटाइल सेल। नॉन मोटाइल मतलब क्या? कि ये खुद से मूव नहीं कर सकता, ये एक जगह से खुद से नहीं दूसरी जगह जा सकता। जो मेल गैमेट है, स्पर्म, वो मोटाइल होता है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। समझ में आ रही बात? तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो अब इसको मूव कैसे कराना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रीजन होती है वो एम्प्यूला होती है फर्टिलाइजेशन की। देखो ये जगह याद करो, जो सबसे पतली वाली रीजन होती है ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने आप लोगों को बताया है, इस्थमस। सही है, उसके बाद एक ब्रॉड रीजन आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूला।
सही है। उसके बाद यहां पे आता है इनफंडिबुलम, सही है, और ये आपका फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे ने क्या किया, फिम्ब्रे ने क्या किया, पकड़ लिया आपके ओवम को, सही है, और ये ओवम यहां से पार कहां तक जाना है, इस एम्प्यूला तक जाना है। तो ये कैसे जाएगा बच्चों, ठीक है, ये कैसे जाएगा, मैंने ये बात आप लोगों को शायद बताई थी कि यहां पे एक सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। क्या, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या, कि एक आपका ऐसा टिश्यू है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे सिलिया लगा हुआ है। सिलिया क्या है, एक फाइबर है, ऐसा समझ लो। तो ऐसा सिलिया लगा हुआ है, वो ऐसा ऐसा मूव करता रहता है, ठीक है, और थ्रेड की तरह, तो थ्रेड की तरह ऐसा मूव करता रहता है। तो जैसे ही ओवम आया तो ये सिलिया इसको से पुश करने लगता है, ठीक है, जो सिलिया है ये इसको ऐसे से पुश करने लगता है, और यहां से ओवम आपका आगे जाने लगता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे कर करके आपका ओवम कहां तक पहुंचता है, इस एम्प्यूला रीजन में पहुंचता है, और एम्प्यूला में ही आगे चल के फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होने वाली है। तो ध्यान रखना, याद रखना कि एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होगी, और कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन लिखकर मत आ जाना, सही है। और मुझे फर्टिलाइजेशन करनी है तो यहां पे मुझे मेल गैमेट भी लाना पड़ेगा, सही है, मुझे मेल गैमेट को भी तो यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो मतलब यहां से मेल गैमेट एंटर करेगा, कहां से एंटर करता है, मेल गैमेट वजाइना से, ठीक है, कहां से एंटर करता है, वजाइना से, ठीक है। तो यहां से यहां पे जो स्पर्म का डिपोजिशन होता है, यहां पे जब स्पर्म का डिपोजिशन होगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। मतलब डिपोजिशन, इंसेमिनेशन का डेफिनेशन क्या है, लिख लो अगर लिख रहे हो तो। इंसेमिनेशन का डेफिनेशन क्या है कि डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म इन द वजाइना। समझ में आ रही बात, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन होने के बाद, इंसेमिनेशन कैसे होती है, यहां से पीनस एंटर करता है, ठीक है, पीनस एंटर करेगा, वो यहां से कॉपुलेशन के एंड में इजैकुलेशन होगी, और इस इजैकुलेशन में यहां पे स्पर्म क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। अब इस एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं, ये बात थोड़ा सा जान लो, ठीक है, एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं, ये बात थोड़ा सा आप लोग को पता होनी चाहिए। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं एक इजैकुलेशन में, एक इजैकुलेशन में अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। कितने, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। मतलब जब यहां पे इजैकुलेशन हुई होगी, ठीक है, इंसेमिनेशन हुआ होगा, तो इस समय पे यहां पे 200 से 300 मिलियन, कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आए हैं। मतलब एवरी मैन इज अ मिलियनियर, अगर स्पर्म्स की काउंट की बात करें तो, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गए, बहुत सारे स्पर्म्स आ गए, लेकिन इसमें से पहुंचेगा कितना यहां तक, ठीक है, इसमें से पहुंचते सिर्फ 200 से 300 ही है, ठीक है, सिर्फ 200 से 300 स्पर्म, समझ रहे हो, 200 से 300 मिलियन आए थे, लेकिन पहुंचे कितने, सिर्फ 200 से 300 पहुंचे। मतलब 1 in a million वाला सीन है, ठीक है, समझ में आ रही बात। 1 in a million मतलब 1 मिलियन में से सिर्फ एक ही स्पर्म पहुंच रहा है, 200 मिलियन में से सिर्फ 200 स्पर्म पहुंच रहे। समझ में आ रही बात। और फर्टिलाइज कितने करेंगे, सिर्फ एक ही फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही स्पर्म करता है, देख रहे हो। तो यहां पे रेस लगी हुई है बच्चों, और बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो स्पर्म है ना, उनको आगे चल के खराब कर देगा, तोड़ देगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सही है। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले क्या करता है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो वजाइना होता है, ये जो वजाइना होता है, ठीक है, ये सबसे पहला ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। जो वजाइना है, लिख दे कहां पे, दिस वजाइना इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहला यहीं पे ही आपके बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या है, एक टाइप का एसिड है। साथ ही साथ जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के लिए, ठीक है, फीमेल बॉडी के लिए एक फॉरेन सेल है। फॉरेन सेल मतलब क्या, बाहर का कोई सेल है। तो इस टाइम पे जो फीमेल बॉडी के फैगोसाइट्स है, ठीक है, फैगोसाइट्स है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फैगोसाइट्स मतलब क्या, जो फॉरेन सेल्स को खा जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में है ना, आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब मैं आगे के लेसन्स पढ़ेंगे तो उसमें है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें फैगोसाइट होता है। फैगोसाइट क्या करता है, जितने भी बाहर के अनवांटेड सेल आ जाते हैं उनको पकड़ पकड़ खा जाता है। तो ये जो सेल है, ये जो स्पर्म एक टाइप का सेल ही है ना, तो ये जो सेल घुसा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये एक टाइप का फॉरेन सेल की तरह एक्ट करता है, और इसको जो फैगोसाइट्स है ना, ये पकड़ पकड़ के खाने लगते हैं। समझ में आ रही बात, मतलब एकदम कत्लेआम चले, ठीक है, स्पर्म्स का एकदम कत्लेआम चल रहा है। कहीं पे एसिडिक नेचर से उसको मारा जा रहा है, कहीं पे फैगोसाइट्स उसको आके मार रहे हैं, कहीं पे अपना यूट्रस की अलग अलग सिक्रीशन आके उसको खत्म कर रही है। मतलब इतने सारे स्पर्म्स आए थे, लेकिन वो मर मरा के बहुत ही कम स्पर्म्स आगे तक पहुंच पाते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब जो भी स्पर्म
यहां से बच बच के कहां पहुंचे हैं, इस यूट्रस में पहुंचे। ठीक है, कहां पहुंचे हैं, इस यूट्रस में पहुंचे। अब इस यूट्रस में क्या होगा, ध्यान से सुनो, इस यूट्रस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। क्या होती है, यहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक प्रोसेस होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन में होता क्या है, यहां पे जो आगे चल के, ठीक है, जितने भी अपने यूट्रस के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या कर देंगे पता है, जो स्पर्म की जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको तोड़ देंगे या फिर बहुत ही वीक कर देंगे, ताकि आगे चल के जब ये फर्टिलाइज करने जाए, ठीक है, जब ये ओवम को फर्टिलाइज करने जाए तो उस टाइम पे अच्छे से टूट सके। क्यों टूट सके, मैंने आप लोगों को बताया है, देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। ठीक है, ये उसका हेड वाला पोजीशन होता है, फिर यहां से उसका नेक होता है, उसके बाद यहां से मिडल पीस होता है, फिर यहां से उसकी ऐसे पूंछ होती है। सही है, तो यहां पे एक हार्मोन, एक एंजाइम लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। सही है, एक्रोसोम, और एक्रोसोम का फंक्शन ही यही है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हेल्प करेगा। अब देखो, जो कैपेसिटेशन है, कैपेसिटेशन कहां पे हो रही है, कैपेसिटेशन हो रही है बच्चों इस यूट्रस के अंदर। ठीक है, इस यूट्रस से कुछ सिक्रीशन रिलीज होंगे। ठीक है, इस यूट्रस में कुछ सिक्रीशन क्या होंगे, रिलीज किए जाएंगे, किसके द्वारा, इस यूट्रस के द्वारा। और ये यूट्रस के क्या करेंगे पता है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन, इसको क्या कर देंगे, वो वीक कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, वो वीक कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। वीक कर देंगे मतलब क्या होता है पता है, उस मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ देती है। ठीक है, जो प्रोटीन होगा और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो तोड़ देंगे, ताकि आगे चल के फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प हो। अगर ये बिना टूटे पहुंचता इस ओवम के पास, तो यहां से एक्रोसोम निकल ही नहीं पाता। सही है, अगर ये एक्रोसोम निकल ही नहीं पाएगा तो एंजाइम्स कैसे अपना इफेक्ट डालेंगे। सही है, जो एंजाइम्स है ये कैसे अपना इफेक्ट डालेंगे और कैसे आपका स्पर्म अंदर एंटर कर पाएगा ओवम में। सही है, समझ में आ रही बात। और ये कैसे अपना न्यूक्लियस यहां पे डाल पाएगा, इसके नीचे न्यूक्लियस होता है ना, तो ये अपना न्यूक्लियस कैसे डिपॉजिट कर पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसीलिए यहां पे क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, दैट इज कैपेसिटेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां से ध्यान से सुनो, अब यहां पे हो गया कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन होने के बाद जितने भी आपके स्पर्म्स हैं वो दोनों तरफ जाते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ स्पर्म्स इस वाले ओविडक्ट में चले जाएंगे, कुछ इस स्पर्म्स ओविडक्ट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेटर थोड़ी लगा है कि यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है कि इधर जाओ, कोई बंदा थोड़ी खड़ा है कि तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ, ऐसे बताने के लिए कोई नहीं खड़ा है। तो आधे स्पर्म्स इधर चले जाएंगे, आधे स्पर्म्स इधर चले जाएंगे। जो इधर जा रहे हैं उनकी तो आगे मौत ही होने वाली है। सही है, वो तो आगे चल के डिजेनरेट होने वाले। और जो यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है, आई गेस आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। सही है, आई गेस आप लोग को जो भी मैंने बताया वो चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एक बार वापस देखो, थोड़ा सा मैंने फास्ट अगर बोल दिया हो तो एक बार वापस देखो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। चलो, क्या बोला मैंने, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओविडक्ट। सही है, यहाँ से ओविडक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका ओवम प्रेजेंट है। सही है, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका ओविडक्ट है और ये आपका ओवरी प्रेजेंट है। सही है, और यहाँ से सर्विक्स और यहाँ से वजाइना। अब मैंने क्या बोला कि इंसेमिनेशन जब हुआ, ठीक है, जब इंसेमिनेशन हुआ तो यहाँ से बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे आ गए। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म कहाँ पे आ गए, इस पोजीशन पे आ गए। अब इंसेमिनेशन में कितने स्पर्म्स आए थे, 200 से 300 मिलियन। लेकिन यहां तक पहुंचेंगे कितने, ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंचेंगे कितने, सिर्फ और सिर्फ 200 या 300। सही है, मतलब 1 in a million यहां पे पहुंचने वाले। अब पहले मैंने बात बताई यहां पे कि स्पर्म्स का कत्लेआम होगा, मतलब स्पर्म्स को सब लोग मारना चाहेंगे। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहली बात, ये जो वजाइना होता है ये एसिडिक नेचर में होता है, तो सबसे पहले इसके वजह से ही बहुत सारे स्पर्म्स मर जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज कि ये जो स्पर्म्स के सेल्स है ये एक फॉरेन सेल की तरह एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये कोई बाहर से आए हुए सेल है, हमारे बॉडी के तो सेल है नहीं। तो फीमेल क्या करेगा, फीमेल सिस्टम मतलब उसका बॉडी क्या करेगा कि इसको फैगोसाइट छोड़ देगा इसके ऊपर, और फैगोसाइट्स आके इन सारे सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। समझ में आ रही बात, मतलब इतनी बेइज्जती स्पर्म्स की यहाँ पे हो रही है, बहुत सारे स्पर्म्स को यहाँ पे मार दिया जाता है। अब कुछ स्पर्म्स बच बचा के यहां तक पहुंच जाते हैं।
ठीक है, यहां तक पहुंच जाते हैं और इनमें यहां पे यूट्रस की सिक्रीशन, कुछ सिक्रीशन है वो यहां पे जाएंगी। सही है, ये यूट्रस की सिक्रीशन जाएंगी स्पर्म के पास और बोलेंगी कि यार तू महारानी से मिलने जा रहा है, हमारी महारानी से मिलने जा रहा है, तो थोड़ा मुंह तो धो ले। मुंह तो धोले मतलब क्या कि इसका ये जो ऊपर वाला लेयर है इसको एकदम वीक बना देंगी। ठीक है, इसका ऊपर वाला जो लेयर है, ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन का लेयर है उसको क्या कर देंगे, एकदम ये लोग वीक कर देंगे ताकि आगे चल के फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही वीक हुआ यहां पे ये पहुंचा, ये अब यहां से कुछ स्पर्म्स यहां चले जाते हैं, कुछ स्पर्म्स यहां चले जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे कोई हेडलाइट तो लगी नहीं है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ। ठीक है, कुछ स्पर्म्स यहां चले जाते हैं, जो यहां पे जाएंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सही है, और कुछ स्पर्म्स कहां चले जाएंगे, इस प्रकार यहाँ पे चले जाएंगे। अब देखो हर मंथ में अल्टरनेटिव होता रहता है। सही बात है, मैंने तुम लोगों को मेंस्ट्रुअल वाले साइकिल में बताया था कि एक मंथ में ये ओवरी रिलीज करेगा ओवम, एक मंथ में ये ओवरी रिलीज करेगा ओवम। तो ऐसा मत सोच लेना कि जितने भी ओवम है वो सिर्फ इस वाले ओविडक्ट में आएंगे, कुछ इसमें भी आ जाएंगे। एक मंथ इसमें आएंगे, एक मंथ इसमें आएंगे, एक मंथ इसमें आएंगे, एक मंथ इसमें आएंगे। समझ में आ रही बात। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल देगी, यहाँ पे अपना ओवम आ चुका है। सही है, ओवैल्यूएशन के थ्रू। क्लियर है। तो अब ये कैपेसिटेशन करने के लिए आ चुका है, यहां पे आ चुका है। अब इसके बीच में थोड़ी सी इंटरैक्शन देखने के लिए मिलेगी। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग को थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें वहां पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैसे कैसे चीजें वहां पे बनने वाली हैं। ठीक है, आ जाओ बनाना शुरू करते हैं, आ जाओ बनाना शुरू करते हैं। तो सबको याद है, सब लोग को याद है ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवम का स्ट्रक्चर कैसा था, एक आपका सेकेंडरी oocyte, जिन बच्चे ने मेरी oogenesis वाली वीडियो देखी है उनको याद होगा। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी oocyte। थोड़ा बड़ा बन गया तो मिटा देते। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। सही है। अब इस सेकेंडरी oocyte के बाहर याद करो एक मेम्ब्रेन थी जिसे हम लोग क्या बोलते थे, विट्रेलाइन मेम्ब्रेन। सही है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे ये रेड कलर में बना रहा हूं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते थे, विट्रेलाइन मेम्ब्रेन। सही है, ओवम के बाहर विट्रेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके बाहर एक दूसरी नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जो कि क्या है, जोना पेलुसिडा। सही है, जो कि क्या है, जोना पेलुसिडा। और इस स्पेस को विट्रेलाइन और जोना पेलुसिडा के जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्री विट्रेलाइन स्पेस बोलते हैं। सही है। उसके बाद इस जोना पेलुसिडा के बाहर यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, कुछ ग्रैनुलोजा वाले सेल्स प्रेजेंट है। याद है मैंने आपको बताया था, कुछ ग्रैनुलोजा यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे कवरिंग बना लेते हैं। इन कवरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन कवरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा। सही है, इन कवरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा। तो भूलना नहीं है ये। ठीक है, भूलना नहीं है ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई है, बताई है। कोरोना रेडियाटा नेमिंग कर दें। ठीक है, ये अंदर वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इट इज जोना पेलुसिडा। सही है। इसके बाद ये जो अंदर वाली रेड कलर की लेयर है, इट इज विट्रेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज द विट्रेलाइन मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है बात। और इसके अंदर हमारा ओवम पड़ा हुआ है। लेकिन ये ओवम याद करो, जब मैं आपको oogenesis पढ़ा रहा था, जब मैं आपको oogenesis सिखा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों की बात बताई थी कि मियोसिस 2 शुरू हुई थी, पर मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में बंद हो गया था। याद है, मैंने आप लोगों को बताया था ना। इसका मतलब ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये अभी भी सेकेंडरी oocyte ही है। ठीक है, ये अभी भी क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है। ऐसा अच्छे से लिख देते हैं इसको, सेकेंडरी फॉलिकल। फॉलिकल लिखो या फिर oocyte लिखो, oocyte है ना। क्लियर है, मतलब इसके अंदर अभी भी सेकेंडरी oocyte है, अभी भी हमारा ओवम बना हुआ नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले, ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे बहुत सारे स्पर्म्स आके अटैक करना शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया ना कि स्पर्म्स कहां तक पहुंच चुके हैं, अब यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां तक हम लोग ने सब सीख लिया कि कौन कौन सी चीजें हुई थी। अब आपके स्पर्म्स कहां पहुंच चुके हैं, इसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिए हैं। तो अब यहां पे बहुत सारे स्पर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे अटैक करने आ जाएंगे। तो कुछ स्पर्म्स फॉर एग्जांपल यहाँ से आ गए। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स अटैक करते हैं, 200 से 300 पहुंचा हुआ है। तो कुछ स्पर्म्स यहाँ से अटैक कर रहे हैं, कुछ स्पर्म्स यहाँ से इसको अटैक कर रहे हैं, कुछ स्पर्म्स यहाँ से इसको अटैक कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अपना oogenesis चल रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अपना जो चीजें निकली थी बाहर आपके ग्रेफाइन फॉलिकल से, वो क्या थी, वो सेकेंडरी oocyte थी। मतलब उसका मियोसिस 2 वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ था। सही है, वहां पे उसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब अभी तक ये ओवम फॉर्म नहीं हुआ है। सही है, इस सेल के अंदर, ये भी एक टाइप का सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर जो आपका
न्यूक्लियस है वो N है, ठीक है, हैप्लॉइड है, लेकिन वो अभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मियोसिस 2 कहां पे रुका हुआ था? मेटाफेज 2 में रुका हुआ था, याद है, मैंने आप लोगों को बताया था oogenesis में। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, ये जितने भी स्पर्म्स हैं ये इसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ये इस ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे और यहां से ऐसा अपना मुंडी डाल के अंदर अंदर डालेंगे और इस पोजीशन पे यहां पे जितना जो एक्रोसोम था ना वो यहां पे बर्स्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात? एक्रोसोम जो उसके हेड पे लगा होता है, सर पे लगा होता है ना, वो यहां पे क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। उसके अंदर से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं और वो सारे केमिकल्स की वजह से ये यहां से थोड़ा थोड़ा, ये लोग जो भी होते हैं वो अंदर यहां से थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं। समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है, इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर एक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है? इन रिसेप्टर्स का नाम है ZP3 रिसेप्टर। क्या नाम है इसका? ZP3 रिसेप्टर, ठीक है। ZP मतलब क्या? ज़ोना पेलुसिडा, वही जिसके ऊपर लगे हुआ वही नाम है इसका, ज़ोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर का काम क्या है? ये रिसेप्टर का काम है कि जो भी स्पर्म्स आए हैं, ठीक है, वो ह्यूमन के ही तो नहीं है, ह्यूमन के ही है, ये चेक करने का काम किसका है? ZP3 रिसेप्टर, ठीक है। अब ये ओवम ह्यूमन का है तो इसको क्या डॉग का स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसको ह्यूमन का ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है, इसको ह्यूमन का ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ओवम ह्यूमन का है, सही है। इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ रिसेप्टर लगे हुए हैं, इन रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ZP3 रिसेप्टर्स। अगर यहां पे स्पर्म्स किसी और के होते, फॉर एग्जांपल यहां पे डॉग का स्पर्म आ गया होता, तो ये ZP3 रिसेप्टर्स इसको इस ज़ोना पेलुसिडा के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करने देता, तो मतलब यहां पे फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं। समझ में आ रही बात? लेकिन यहां पे जो हमारा स्पर्म है ये कौन सा है? इंसान का ही है। तो अब यहां पे ये जो ZP3 रिसेप्टर्स है ये क्या कर देंगे? इसको अंदर जाने की अनुमति दे देंगे, बोलते हैं परमिशन दे देंगे, सही है। और यहां से ये क्या हो जाएगा? यहां से ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। अब देखो, जैसे ही, ध्यान से सुनो, जैसे ही कोई एक स्पर्म इस ओवम के अंदर घुसता है, ठीक है, जैसे ही कोई एक स्पर्म इसके ओवम के अंदर घुसता है तो बाकी के सारे स्पर्म्स के लिए रास्ता बंद हो जाता है, सही है। अगर समझ लो फॉर एन एग्जांपल कि एक स्पर्म घुसा, यहां से कोई दूसरा स्पर्म भी घुस गया, तो वहां पे पॉलीस्पर्मी कंडीशन हो जाएगी, दो स्पर्म एक साथ घुस गए तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। एक ओवम में तो एक ही स्पर्म होना चाहिए, तो इसको करने के लिए कुछ ब्लॉक्स है बच्चों, ठीक है, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए कुछ ब्लॉक्स है, ठीक है। वो ब्लॉक हम लोग देख लेते हैं। कुछ ब्लॉक्स है पॉलीस्पर्मी के, 2 प्रकार के ब्लॉक है, एक है आपका फास्ट ब्लॉक और एक है आपका स्लो ब्लॉक। सुनो, सबसे पहला है फास्ट ब्लॉक, दूसरा है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक मतलब क्या? जो फटाक से ब्लॉक कर देगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही आपका कोई एक स्पर्म, ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे ही आपका कोई एक स्पर्म इस विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन समझते हो ना, जो आपकी सेकेंडरी oocyte की ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओवम की ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, तो जैसे ही उसको टच करता है, जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन ना इम्परमिएबल बन जाती है, मतलब अब ये किसी दूसरे स्पर्म को घुसने नहीं देंगी। तो फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? फास्ट ब्लॉक का यही मतलब है कि इम्परमिएबल बन जाती है। कौन बन जाते हैं अपने? दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। आपकी जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये फटाक से क्या हो जाती है? इम्परमिएबल हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक। दूसरा है स्लो ब्लॉक, ठीक है। स्लो ब्लॉक मतलब क्या? जो धीरे धीरे ब्लॉक करेगा। मतलब क्या है? जैसे ही आपका एक स्पर्म अंदर घुसता है ओवम के, जितने भी ZP3 रिसेप्टर्स है ना वो टूटने लगते हैं, ठीक है। सारे के सारे ZP3 रिसेप्टर्स क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं। अब ZP3 रिसेप्टर्स ही टूट गए तो स्पर्म्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई बचेगा? नहीं बचेगा। जब स्पर्म्स रिकॉग्नाइज ही नहीं होंगे तो उनको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सही बात है। तो इसका मतलब यहां से कुछ ब्लॉकिंग सिस्टम है जो एक स्पर्म के घुसने के बाद बाकी सारे स्पर्म को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, ताकि यहां पे पॉलीस्पर्मी की कंडीशन ना डेवलप हो जाए। अगर पॉलीस्पर्मी कंडीशन डेवलप हो गई तो बहुत सारे स्पर्म एक साथ घुस गए तो भैया फर्टिलाइजेशन किसके साथ करें? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं कि इसके अंदर जब आपका स्पर्म पहुंच गया तो कौन कौन सी चीजें होने वाली है, मतलब जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है। तो अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहां पे एक न्यूक्लियस है, इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है और इसका मियोसिस 2 रुका हुआ था। अब जैसे ही यहां पे मेल का गैमेट आया, ठीक है, मेल का न्यूक्लियस आया, देखो जो आपका स्पर्म था ना, स्पर्म का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था,
जहां पे ऊपर हेड पे एक्रोसोम लगा होता था और यहाँ पे क्या एक न्यूक्लियस पड़ा होता था, सही है। तो एंटर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है, बाकी का जो पूरा हिस्सा था ना, इसका हेड वाला पोजीशन, एक्रोसोम वाला पोजीशन, मिडल पीस, इसका टेल, ये सब कुछ बाहर रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या घुसता है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर घुसता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस मेल का, जो न्यूक्लियस पेनिट्रेट कर पाता है फीमेल के ओवम के अंदर, उस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल प्रो न्यूक्लियस। समझ में आ रही बात, ये प्रो है, ठीक है। ये जो बंदा आया, ये जो स्पर्म आया, क्या है, प्रो। जैसे गेम में होता है ना प्रो लोग जो सबसे आगे होते हैं, वैसे ये जो स्पर्म था, जो अपना जो न्यूक्लियस था उसको डाल पाया किसके, फीमेल को ओवम के अंदर, इस न्यूक्लियस को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज मेल प्रो न्यूक्लियस। सही है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो इसका मियोसिस 2 रुका हुआ था, तो अब इसको याद आएगा, ठीक है। अब इस फीमेल ओवम को याद आएगा कि यार मेरा तो मियोसिस 2 रुका हुआ था, तो अब ये फटाक से क्या करेगी, अपना मियोसिस 2 शुरू करेगी, ठीक है, और मियोसिस 2 को खत्म कर देगी, मियोसिस 2 को खत्म करेगी। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की मियोसिस होती है। नॉर्मली क्या होता था कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं मियोसिस में, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक बड़ा सेल बनता है, ठीक है, एक बड़ा सेल बनता है जिसके पास पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म चला जाता है, और एक छोटा सा सेल बनता है जो आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा। इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी। अब सेकेंड क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी मैंने oogenesis बनाया था ना, फर्स्ट पोलर बॉडी वहां पे बनाया था जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती थी, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता था। यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट हुई है, तो आपका सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, जो आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, जो आगे चले क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज योर ओवम, ठीक है, दिस इज योर फीमेल गैमेट, और इस फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, मतलब ये फीमेल का प्रो न्यूक्लियस है। क्लियर है, यहां लिख दू, इट इज द फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी एन है और ये भी एन है, ये मेल प्रो न्यूक्लियस भी क्या है, एन है। समझ में आ रही बात। अब यहां पे क्या हो चुके हैं, 2 सेल्स बन चुके हैं, तो मिटा दूं, इसको मिटा दूं, सही है, ये मिटा दूं। अब आपके 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से पास पास आना शुरू होंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास पास आना शुरू होंगे, और आगे चल के ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। मतलब एक सेल आएगा, उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस क्या हो गए, फ्यूज हो गए, और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या बन जाएगा अब 2n। और इस सेल को, ये जो फ्यूज होने के बाद ये जो सेल बना है ना, इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कैसे बनता है जाइगोट, ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ। यहाँ पे जो आपका मियोसिस 2 रुका हुआ था वो कंप्लीट हुआ, आपका सेकंड पोलर बॉडी बाहर निकल गया, डीजेनरेट हो गया, जो आपका एक सेल बचा था जिससे मैंने क्या बोला, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, वो मेल प्रो न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ, आगे चल के फ्यूज हो गया, फ्यूजन हो गया उसका। और इसी प्रोसेस को यहां पे होती है एक्चुअल आपकी फर्टिलाइजेशन, सही है, यहां पे आपकी फर्टिलाइजेशन हुई और यहां पे एक सेल बन गया जिसे मैंने क्या बोला, जाइगोट। समझ में आई बात। और ये जाइगोट कहां बनता है, जाइगोट हमेशा एम्प्यूला वाले रीजन में बनता है। कहां बनता है, इस एम्प्यूला वाले रीजन में। अब यहां पे क्या बन गया, जाइगोट। समझ में आ रही बात। अब ये जाइगोट यहां से भागना चालू करेगा और इधर आएगा, वो हम लोग इम्प्लांटेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है, ये इजीली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही है। तो यहां पे मैं लेक्चर को एंड करता हूं, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला लेसन है, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं, और अपने सारे दोस्तों तक 11वीं 12वीं के साइंस और कॉमर्स के सारे लेक्चर वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं, तो अपने सारे दोस्तों तक इस चैनल के लिंक पहुंचा देना। समझ में आई बात, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।